बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एलाय फार्मेशन, सब्स्टिट्यूशनल एलाय और कम्प्लेक्स कंपाउंड के हवाले से है। आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यानी कि जो आम खसूसियात हैं उनके लास्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। कलर in transition elements, the d orbital are responsible for the color development in their compound। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हमने जो पढ़े पीछे ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर, निकल, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कॉपर, निकल हैं, उनमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल आयन के अंदर, वो कलर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। When these orbitals are involved in bonding, they split up into two energy levels। जब ये ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल, ये देखें यहाँ पर डायग्राम में 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल है। जब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं लिगेंड के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, जब ये बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग के दौरान ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखें 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे। जो नीचे 3 ऑर्बिटल हैं इनको कहते हैं T2G और ऊपर वालों को कहते हैं EG। नीचे वालों को T2G, ऊपर वालों को EG। वन सेट हैज हायर एनर्जी देन द अदर। नीचे वाले सेट की एनर्जी कम है और ऊपर वाले सेट की एनर्जी ज्यादा है। द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द लो एनर्जी d orbital absorb a part of the visible light and jump to high energy d orbital। जो इलेक्ट्रॉन है नीचे वाले ऑर्बिटल में, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जंप कर जाते हैं हाई एनर्जी लेवल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी टू डी ट्रांजिशन। ये प्रोसेस डी टू डी ट्रांजिशन कहलाता है, यानी कि नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाना। द डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज फ्रॉम आयन टू आयन। हर आयन के लिए ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पर एनर्जी का, ये इन 3 और जो ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हर मेटल आयन के लिए मुख्तलिफ होगा। कॉपर के लिए मुख्तलिफ, निकल के लिए मुख्तलिफ और इस तरह हर आयन के लिए मुख्तलिफ होगा। दस thus every ion absorbs a different wavelength and transmit the remaining set of wavelength। और इसलिए जो हर आयन होता है, चूंकि उसमें यहाँ पर एनर्जी का गैप मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे एनर्जी गैप है मुख्तलिफ होगा, तो वो जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट वो डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करेगा, यानी मुख्तलिफ कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग सेट ऑफ वेवलेंथ दैट गिव्स डिफरेंट कलर टू आयंस। यानी कि कुछ जो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी कलर ट्रांसमिट कर देगा। मिसाल के तौर पर इन टाइटेनियम, ये जो आइन है यहाँ पर वाटर एक्वस आइन है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आइन इसको पढ़ते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आइन। ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आप इसके ऊपर वाइट लाइट फेंकते हैं, सफ़ेद रोशनी फेंकते हैं, सफ़ेद रोशनी में से ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइल मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट्स आर ट्रांसमिटेड। जबकि ब्लू और जो रेड लाइट होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, वो हम मतलब है आगे वो शिफ्ट आगे हमें नज़र आती है। फिर ये लाइट ट्रांसमिट होती है, ब्लू और रेड जो होती है, येलो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो ब्लू और रेड के मिक्स होने से जो कलर बनता है वो वायलेट कलर होता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द टाइटेनियम एक्वा हेक्सा टाइटेनियम जो है आइन लुक्स वायलेट इन कलर, वायलेट कलर का होता है। जैसे ये कलर, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर वायलेट, इस कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये।
पानी में जो टाइटेनियम 3 का जो आयन होता है उसका कलर जो होता है वो वायलेट होता है। वजह क्या होता है, येलो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लू और रेड लाइट जो होती है ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वायलेट कलर पैदा हो जाता है। तो जब येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर में, और बाकी जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। When small non-metal atom like hydrogen, boron, carbon, nitrogen enter in the interstices of transition metal and impart useful feature to them, they are called interstitial compound. Interstitial compounds. जब छोटे छोटे एटम होते हैं नॉन मेटल के, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है, बोरोन का एटम है, कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन के एटम होते हैं, ये एंटर हो जाते हैं इंटरस्टाइसिस में। आपको याद होगा कि बिल्कुल ऐसी, अगर आप तीन जो बाल है, 3 बाल है या 4 बाल्स, उनको जोड़ के रखें तो दरमियान में गैप रह जाता है चारों बाल के। जो गेंदे हैं, आप गेंद हो आपके पास, बाल्स हो आपके पास, 4 बाल्स हो, उनको अगर आप मिला कर रखेंगे, जोड़ कर रखेंगे, उनके दरमियान जो गैप उसको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। इस तरह से मेटल के जो एटम होते हैं उनमें भी गैप्स होते हैं, उनको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। मेटल के एटम के इंटरस्टाइसिस जो गैप्स होते हैं, उन गैस में नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन के एटम ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो ट्रैप हो जाते हैं एटम, तो उनमें मुफीद खसूसियात पैदा कर देते हैं, कारामद खसूसियात पैदा कर देते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनके फार्मूले वैसे नहीं होते जैसे आप आयनिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं, या जैसे आप जो मुख्तलिफ कोवलेंट कंपाउंड के लिए लिखते हैं। वाटर का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पर जो फार्मूला होगा, अगर आप देखें यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर H 0.74, यानी कि ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, हाइड्रोजन के एटम फ्रैक्शन में है। तो इस तरह के जो एलाय होते हैं नॉन मेटल के मेटल के साथ, उनको इंटरस्टिशियल एलाय कहते हैं, उनको हम इंटरस्टिशियल एलाय कहते हैं। उसके बाद एलाय फॉर्मेशन। Owing to the similarity in their sizes, some transition metal atoms are able to replace one another in metallic lattice। चूंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं, उनके जो एटम होते हैं उनका साइज तकरीबन मिलता जुलता होता है, तो जब इनको मिक्स किया जाता है, यानी कि मिक्स करते हैं, तो एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम के जो है वो उनको एटम को रिप्लेस कर देती है, यानी कि एक एटम की जगह दूसरी मेटल के एटम आ जाती हैं। तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं एटम, साइज का एक जैसे होने की वजह से। एंड फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल एलाय अमंग देमसेल्फ, और इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलाय। व्हाई दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल एलाय? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं मुतबादल को। जैसे आप क्रिकेट में सुनते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर, तो मुतबादल क्या होता है, मतलब है कोई जो किसी दूसरे की जगह लेता है। तो यहाँ पर एक मेटल के एटम की जगह दूसरी मेटल के एटम आ जाते हैं, तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं मेटल के, उनको सब्स्टिट्यूशनल एलाय कहते हैं। एलाय स्टील्स आर एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। जो स्टील है वो इस टाइप की एग्जांपल है। In which iron atoms are substituted by chromium, manganese and nickel atom etc। इसमें जो आयरन के एटम है उनकी जगह ये क्रोमियम के एटम आ जाते हैं, मैंगनीज के एटम आ जाते हैं और निकल के एटम आ जाते हैं। यानी तमाम एटम नहीं आयरन के कुछ एटम जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं निकल के एटम, मैंगनीज के एटम और क्रोमियम के एटम से। कुछ एटम, some of the atoms of iron are replaced by nickel atom, manganese atom and chromium atom to give steel more useful properties। This mixture produces a
यूजफुल प्रॉपर्टीज इन दिस स्टील। तो ये जो मिक्सचर होता है ये स्टील के अंदर यूजफुल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। अदर एग्जाम्पल आर ब्रास, ब्रॉन्ज, क्वाइनेज एलाइज। जो बाकी एग्जाम्पल हैं उनमें ब्रास पीतल को कहते हैं, ब्रॉन्ज कांसी को, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है तीसरी पोजीशन वाले को। द थर्ड पोजीशन होल्डर इज अवार्डेड बाय ब्रॉन्ज मेडल। क्वाइनेज एलाइज, तो ये जो चांदी मिक्स कर देते हैं, कापर मिक्स कर देते हैं किसी चीज में, किसी मेटल के साथ, वो कॉइनेज एलाई कहलाते हैं। व्हाट आर कॉइनेज मेटल? कापर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। कापर को, सिल्वर को और गोल्ड को कॉइनेज मेटल कहते हैं। इन मेटल को जब दूसरी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो जो अलाय बनते हैं उनको कॉइनेज अलाय कहते हैं। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्स कंपाउंड, very important and vast field of inorganic chemistry। ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहम और वसी जो है वो एक जो ब्रांच आप कह लें उसको, कम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो वसी, इसको बहुत वसी ब्रांच है, इसको स्टडी किया जाता है। It has been observed that when the aqueous solution of FeCN2, ferrous cyanide and potassium cyanide are mixed together and evaporated, a new compound is obtained। अच्छा, अगर आप सॉल्यूशन में ferrous cyanide, if you add in water ferrous cyanide, what ion you will expect to produce in the water? अगर आप पानी में फेरस साइनाइड आयन को ऐड करें तो आप क्या तवक्को होगी, आपके कौन कौन से आयन होंगे पानी में? यकीनन आप कहेंगे कि इसमें फेरस के आयन होंगे और साइनाइड आयन होंगे उसके अंदर। इफ यू ऐड पोटाशियम साइनाइड in ferrous cyanide solution, what ion do you expect? You will expect potassium ion, cyanide ion, ferrous ion, three type of ion you will expect in water solution। यानी कि आप फेरस साइनाइड को और पोटाशियम साइनाइड को जब पानी में ऐड करेंगे तो आपको तीन तरह के आयन नजर आने चाहिए, पानी के अंदर मिलने चाहिए। तीन तरह के आयन कौन कौन से होंगे? उनमें फेरस आयन, साइनाइड आयन और पोटाशियम आयन होंगे। लेकिन जब इस वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो हमें तीन तरह के आयन नहीं मिलते, बल्कि हमें दो तरह के आयन मिलते हैं। दिस न्यू कंपाउंड इन एक्वा सोल्यूशन डज नॉट ionize as ferrous and cyanide ion, but ionizes as potassium ion and ferrocyanide ion। तो जो नया कंपाउंड बनता है पानी इवेपोरेट करने से, वो फेरस और साइनाइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो पोटाशियम आयन प्रोड्यूस करता है, और ये फेरोसाइनेड आयन, पूरा एक आयन ये होता है ये वाला, प्रोड्यूस करता है। On this basis, it has been given a formula K4FeCN6। FeCN2 plus 4KCN gives us potassium ferrocyanide। नाम क्या है इसका? पोटाशियम फेरोसाइनाइड। Upon ionization, it produces 4 potassium ions and ferrocyanide ion. Here, ferrocyanide ion is called complex ion। फेरोसाइनाइड आयन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स आयन। ये कम्प्लेक्स आयन है। इस तरह के कंपाउंड जिनमें कम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कम्प्लेक्सेस कहते हैं। दीज कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये आयन पाए जाते हैं कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। Such compound containing the complex molecules are complex ions and capable of independent existence are called coordination compound or complexes। इनको coordination compound या complexes कहते हैं। A complex compound may contain
एक कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है कम्प्लेक्स कंपाउंड में? कम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन सिंपल कैटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन, जो ऊपर एग्जांपल है। इसमें देखिए कैटाइन, ये रेड वाला जो रेड कलर में एक कैटाइन है, ये सिंपल है, पोटाशियम आइन है। लेकिन जो नेगेटिव आइन है, ये पर्पल कलर वाला, ये सिंपल नहीं है, ये कम्प्लेक्स आइन है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें सिंपल कंपाउंड और कम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है। इसमें कम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन भी हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पर जो कैटाइन रेड कलर में है, ये कम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये कम्प्लेक्स को जाहिर करती हैं, और जो कोलाइड है ना, ये सिंपल है। ये जो नेक्स्ट टू हैं, नंबर 3 या नंबर 4, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बुक में उन्होंने नहीं बताया ये कंपाउंड। ए कम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन ए कम्प्लेक्स केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन, यानी केटाइन रेड कलर वाला ये भी कम्प्लेक्स है, और ये एनाइन जो पर्पल कलर में, ये भी कम्प्लेक्स है। केटाइन भी कम्प्लेक्स और एनाइन भी कम्प्लेक्स। ऊपर क्या था, या तो केटाइन कम्प्लेक्स था या एनाइन कम्प्लेक्स था। यहाँ पर केटाइन एनाइन दोनों कम्प्लेक्स हैं। A complex neutral molecule NiCO4 टेट्राकार्बोनाइल निकल, complex neutral molecule है ये। या हमारे पास जो complex कंपाउंड है, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर भी हो सकता है, यानी कि इसमें कैटाइन भी नहीं है, एनाइन भी नहीं है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऐसे भी हो सकता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया हुआ किस तरह से भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको। कंपाउंड ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड के कौन कौन से अज्जा होते हैं, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड different terms used in the study of complex compound. These are as follows. तो हमें समझनी चाहिए जो टर्म इस्तेमाल होंगी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो एज फॉलोज हैं, मंदरजा झैल का। पहली देखिए टर्म, ए सेंट्रल मेटल आइन। A metal atom or ion, usually a transition element, surrounded by a number of ligands, is called a central metal atom or ion। यानी कि एक ऐसा मेटल एटम या ऐसा मेटल आइन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है आमतौर पर। कोई और भी हो सकता है, यानी कैल्शियम है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है कैल्शियम, वो भी हो सकता है सेंट्रल मेटल आइन। ए मेटल एटम और आइन यूजली a transition element सराउंडेड बाय, जो घिरा हुआ होता है, बाई नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड से घिरा हुआ होता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर आप ये एग्जांपल देखें यहाँ पर, इसमें जो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट को आपने देखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स द मेटल आयन इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। Inside the square bracket, the leftmost एलिमेंट इज नोन एज सेंट्रल मेटल आइन। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसमें लेफ्ट मोस्ट साइड पर है, ये सेंट्रल मेटल आइन है। इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर जो है, ये सिंपल कैटाइन है। यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आइन नहीं होती। पोटाशियम भी मेटल है, बट इट इज नॉट सेंट्रल मेटल आइन। सेंट्रल मेटल आयन विल बी लोकेटेड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आइन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी कि आयरन। और इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिल्वर है, ये सेंट्रल मेटल आइन होगी। इन द गिवन एग्जांपल, आयरन एंड सिल्वर आर दी सेंट्रल मेटल आइंस रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में आयरन सेंट्रल मेटल है, और इस केस में सिल्वर सेंट्रल मेटल है। नेक्स्ट इज लिगेंड। The atom or ions are neutral molecules
which surround the atom are ions, neutral molecule which surround the central metal ion and donate electron pair to it are called ligands. एटम आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल आयन को घेर लेते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड में भी एनाइन, कैटाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपकी बुक में लिगेंड, एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, बट आई हैव एडेड कैटाइंस। मैंने कैटाइन भी ऐड किए हैं। कैटाइन भी होते हैं न्यूट्रल जो हैं वो लिगेंड, लेकिन वो रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं कैटाइनिक लिगेंड जो होते हैं। अमूमन जो लिगेंड होते हैं वो नेगेटिव आइन होते हैं, एनाइन नेगेटिव आइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। कैटाइन जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, जो लिगेंड का काम करते हैं। तो ऐसे एटम आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं उसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मुहैया करते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसमें ये जो पर्पल कलर में है साइनाइड, ये हमारे पास लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है साइनाइड आइन। तो ये भी ब्रैकेट के अंदर लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर जो होते हैं वो लिगेंड नहीं होते। तो ये बाहर पोटाशियम लिखा हुआ है, ये लिगेंड नहीं है, ये सिंपल कैटाइन है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ जो आयन्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। तो ये जो 6 है यहाँ पर साइनाइड, ये 6 लिगेंड है। यहाँ पर कितने लिगेंड है? 6। और यहाँ पर ये जो है अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों लिगेंड का काम करते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है रेड कलर में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेड का न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पर्पल कलर में एनाइन। तो ये साइनाइड जो है ये नेगेटिव लिगेंड है और अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। और ब्रैकेट के बाद ये क्लोराइड है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये लिगेंड नहीं है, दिस इज नॉट ए लिगेंड। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होगा तब ये लिगेंड होगा। In the above example, cyanide and ammonia are anionic and neutral ligand respectively. तो जो साइनाइड आइन है ब्रैकेट के अंदर और अमोनिया ये ब्रैकेट के अंदर, ये लिगेंड होती हैं एनायनिक और न्यूट्रल। साइनाइड एनायनिक है नेगेटिव आइन वाला और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है ये वाला। लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम होंगे, 2 एटम डोनेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, 2 दांतों वाले बाइडेंटेट लिगेंड। यानी कि ऐसे लिगेंड में 2 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे एक लिगेंड से। देखें यहाँ पर ये लिगेंड, देखें यहाँ पर ये ऑक्सीडेट लिगेंड है, इसमें यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन ये ऊपर वाला, ये 2, इन दोनों ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। Oxalate ion is bidentate ligand and its coordination with metal ion occur through both negatively charged oxygen atom. इसका जो coordination है with metal ion occur through both with negatively charged oxygen atom. तो जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये 2 एटम से बना, ये जो रेड कलर के एटम आपको नजर आ रहे हैं, एक रेड ऊपर एक रेड नीचे, ये इन दोनों एटम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। Some more example of ligand are as follows. सबसे पहले एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक में F-1, आपने इनके नेगेटिव चार्जेस भी याद रखने, ऑक्सीडेशन स्टेट। You have to memorize the oxidation states of the ligands because you will need it to find out the oxidation state of central metal atom or ion. आपको जरूरत पड़ेगी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए, ये आपको काम आएंगी। फ्लोराइड का -1, इसको फ्लोरो कहते हैं, नॉट फ्लोराइड। इट विल बी नॉट कॉल्ड एज फ्लोराइड, हियर इट विल कॉल्ड फ्लोरो। Cl-1 क्लोरो,
Br-1 bromo, I-1 iodo, OH-1 hydroxo. You will read and write hydroxo in coordination compound. जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें आप इसे हाइड्रोक्सो पढ़ेंगे, आप इसका नाम हाइड्रोक्सो लिखेंगे, हाइड्रोक्सल नहीं लिखेंगे। वैसे तो ये हाइड्रोक्सल होता है ना, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। एसीटेटो, नॉट एसीटेटाइन, इट विल बी एसीटेटो, ऑक्सिलेटो, सायानो, एजाइडो, हाइड्राइडो। न्यूट्रल लिगेंड, वाटर को वाटर नहीं कहेंगे, एक्वा कहेंगे हम इसका नाम। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब वाटर मॉलिक्यूल को आप एक्वा के तौर पे लिखेंगे और पढ़ेंगे। एमाइन, और एमाइन में डबल एम आता है, यहाँ पर सिंगल एम नहीं आता। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइन होता है, उसमें सिंगल एम आता है। यहाँ पर अमोनिया को जब इसका नाम लिखेंगे तो डबल एम लिखेंगे हम, एमाइन। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इसको हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल। वी विल राइट द नेम कार्बोनाइल फॉर इट। कैटायनिक लिगेंड एक ही है हमारे पास, यहाँ पर और भी है। हाइड्राजीनियम, इसको हम लिखेंगे हाइड्राजीनियम। इसमें देखें एक नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो डोनेट हो जाएगा, और एक पर नहीं है। हाइड्राजीनियम आइन। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनायनिक लिगेंड आपने याद करने हैं इनके नाम। यू हैव टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, the number of lone pair of electron provided by the ligand to the central metal atom or ion is called coordination number of central metal atom or ion. जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, वो सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अगर लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा मेटल आयन का। अगर लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा सेंट्रल मेटल आयन का वो 6 होगा। ये एग्जांपल देखें यहाँ पर हमारे पास, ये इसमें ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगेंड, लिगेंड कितने हैं 6। एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट, ये साइनाइड आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। और 6 कितने प्रोवाइड करेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आयरन का 6 होगा। और यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर अमोनिया, अमाइन, अमाइन, टेट्रामाइन, 4 अमाइंस है यहाँ पर। 1 amine provide 1 lone pair and 4 amine will produce 4, will give 4 electron pair, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का 4 होगा। लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 6 प्रोवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 होगा। In the above example, coordination number of iron is 6 and that of copper is 4. यहाँ पर आयरन को 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल रहे हैं, और कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, the central metal atom or ion along with ligands is called the coordination sphere। यानी कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन का जो मजमुआ होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इट इज यूजुअली प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा जाता है। इट मे बी एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। ये एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन का मजमुआ होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इट इज प्लेस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स।
इट मे बी एनायनिक, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मजमूआ होगा वो नेगेटिव आयन भी हो सकता है, वो कैटायन भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पर देखें ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर पोटाशियम पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Here the coordination sphere will be negative because the potassium ion is positive. In this case, sulfate ion has -2 charge, it is negative ion, and the coordination sphere will be positive, cationic. Here in this case, it is neutral molecule. The coordination sphere is a neutral molecule. It has zero oxidation state. In the above example, FeCN6 4 minus, copper NH3 4 2 plus, NiCO4 0 और एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला एनायनिक इस पे नेगेटिव आयन है, ये वाला कैटायनिक इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये वाला न्यूट्रल है, इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आपको ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा ये मालूम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आना चाहिए वो ये होगा कि सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज कितना होगा। What will be the oxidation state of the central metal ion? This is important. Not the charge on the coordination sphere is important. You must know the charge present on the central metal ion. The charge on the coordination sphere, this is the charge on the coordination sphere. Here -4, 4 minus, and here 2 plus. This charge is the result of sum of oxidation state of central metal ion and ligand. The charge on the coordination sphere is the result of sum of oxidation state of central metal ion and ligands. Oxidation state of central metal ion and ligand. For nomenclature, we have to find oxidation state of central metal ion. अब यहाँ पर देखें, ये जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर चार्ज कितना है 4 माइनस। How we get 4 minus? The charge on the iron Fe is +2. Charge on the iron is +2. Charge on 6 cyanide ions is -6. On one cyanide ion there is -1 charge. एक cyanide ion पर -1 चार्ज है और 6 cyanide ion पर -6 चार्ज है। Charge on the coordination sphere, you will have to add these two charges. -6 plus 2 is equal to -4. This charge on here. The charge on the coordination sphere is the sum of charges of ligands and central metal ion. तो जो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होगा और जो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होगा और साइनाइड आयन के ऊपर जो लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होगा उसका जो सम होगा, मजमुआ होगा, वो हमारे पास चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो होगा। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए जो सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज +2 ये हमें मालूम करना होगा। हमें ये मसला होगा। कैसे मालूम करेंगे? फर्ज कर देखें, एक कम्प्लेक्स आयन है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन कॉपर है और ये अमोनिया लिगेंड है 4, और ये बाहर जो है सिंपल आयन है, सिंपल एनाइन नेगेटिव आयन है। हमें जो है इस कॉपर का चार्ज मालूम करना, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। इसके लिए क्या करेंगे? सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज x, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। वी विल सपोज दैट इट इज इक्वल टू x, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर वो x है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिगेंड आपने ऊपर पढ़े हैं इनके आपको चार्जेस याद होने, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए आपको। 2 माइनस 1 माइनस, ये न्यूट्रल है, इनका 0 होगा सबका, ये तीनों न्यूट्रल हैं।
इनका जीरो होगा, वाटर का, अमोनिया का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इनका जीरो होगा। 4 अमोनिया है, चारों का जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फेट, जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए। सल्फेट का -2 होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। वजह, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। इफ यू विल ऐड x plus 0 plus -2, the answer will be 0 equal to 0. Why we write 0? Because it is a neutral compound. It is neutral coordination compound. As a whole, मजमूई तौर पर ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इसमें आयंस मौजूद हैं, ये नेगेटिव आयन मौजूद है और ये इसके अलावा ये आयन हो सकते हैं, मेटल आयन मौजूद है, लेकिन ये एज ए होल न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसका जो सम होगा यहाँ पर, ये x प्लस 0 प्लस -2, ये 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। नाउ वी सॉल्व इट। माइनस -2 will we will shift -2 on the right hand side, it will become +2। तो -2 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई +2, so the copper ion has oxidation state of +2। so copper has an oxidation state of +2। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डी टू डी ट्रांजिशन? डी टू डी ट्रांजिशन से क्या मुराद होता है? तो यहाँ पर ये आप यहाँ से लिखेंगे, जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ तक लिखेंगे, 3 लाइनें 4 लाइनें, ये डी टू डी ट्रांजिशन कहलाता है। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं वो लिखेंगे, ये आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये लिखेंगे। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशनल एलाय? Substitutional alloy, so you have to write this। first 4 lines for substitutional alloys। तो पहली 4 लाइन लिखेंगे सब्स्टिट्यूशनल alloy के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है, ये वाली यहाँ तक, और ये उसकी एग्जांपल है। ये एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डिफाइन सेंटर मेटल लाइन एंड लिगेंड एंड गिव एग्जांपल। ये कुछ भी आ सकता है, मैंने सेंटर मेटल लाइन और लिगेंड लिखा है, ये इन चारों में से कोई डेफिनेशन आ सकती है। तो सेंटर मेटल लाइन और लिगेंड जो है, ये डेफिनेशन सेंट्रल मेटल लाइन की डेफिनेशन है यहाँ पर, ये और जो है वो एग्जांपल है उसकी, ये लिगेंड की डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है लिगेंड की यहाँ तक। ये लिगेंड है, यहाँ तक लिखेंगे आप, लिगेंड की एग्जांपल डेफिनेशन है, ऊपर सेंटर मेटल लाइन की एग्जांपल डेफिनेशन है। तो ये कोई भी आ सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी डेफिनेशन आ सकती है।